मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म अपनी वस्तु की मांग में रुचि रखती है तथा वह किसी न किसी रूप में उसका पूर्वानुमान लगाती है। मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमानों से फर्म को बाजार प्रभावों का विश्लेषण करने तथा मांग के परिचालन करने में सहायता मिलती है। एक वस्तु की मांग अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु का मूल्य, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु के मूल्य, विज्ञापन तथा विक्रय वर्धन, जनसंख्या, साख नीति एवं साख की उपलब्धि, उपभोक्ताओं की रुचि आदि। मांग विश्लेषण में मांग को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को सम्मिलित करना असंभव नहीं है, परंतु प्रमुख तत्वों जिनका मांग पर अधिक प्रभाव पड़ता है का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ये तत्व वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, विज्ञापन आदि है। आर्थिक विश्लेषण में अर्थशास्त्री वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों में वस्तु के मूल्यों को सर्वाधिक महत्व देते हैं तथा मांग सिद्धांत में वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसके मूल्य में संबंध स्थापित करके उसकी व्याख्या करते हैं। अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और उनसे मांग सिद्धांत बनाया गया है। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत मांग का सबसे पुराना सिद्धांत है, जो किसी वस्तु की उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करता है और मांग के उस नियम का पता लगाता है जो वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसके मूल्य के मध्य विपरीत संबंध स्थापित करता है। पिछले वर्षों में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की तीव्र आलोचनाएं होने के परिणाम स्वरूप अनेक वैकल्पिक सिद्धांतों का विकास हुआ है, जिनसे उदासीनता चक्र विश्लेषण, सिमुलेशन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत तथा इक्स का विकोडिंग थ्योरी प्रमुख है। इस अध्याय में हम मांग विश्लेषण के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के माध्यम की विधि बहुत पुरानी है। इसके प्रतिपादन में अनेक अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु इसे अंतिम रूप देने का श्रेय मार्शल को है। यहाँ हम मार्शल के सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। मार्शल का सीमांत उपयोगिता विश्लेषण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, उपभोक्ता का आधिक्य तथा मांग के नियम को अपने में सम्मिलित किए हुए हैं। इन नियमों का अध्ययन करने से पूर्व उपयोगिता का अर्थ, प्रकार तथा मापन आदि का अध्ययन करना उपयुक्त होगा। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु अथवा सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। जब तक किसी वस्तु अथवा सेवा में मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है, तब तक उसमें उपयोगिता का निवास रहता है। जैसे रोटी में भूख मिटाने की क्षमता है, वही रोटी की उपयोगिता है। पेन, कैलेंडर, आधुनिक फैशन की कमीज, कोरा कागज, नया धर्मयुग आदि सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें उपयोगिता निहित है। इसी प्रकार शराबी के लिए शराब तथा डाकू के लिए बगैर लाइसेंस की बंदूक जैसी वस्तुओं में उनकी आवश्यकता पूर्ति की शक्ति होती है। अतः शराब तथा बंदूक जैसी वस्तुओं की भी उपयोगिता होती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है, चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव हो अथवा समाज के लिए सामान्यतः हानिकारक हो। अतः वस्तु या सेवा की उपयोगिता उसके लाभदायक अथवा हानिकारक होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये उसकी मानवीय आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति पर निर्भर करती है। उपयोगिता की विशेषताएं
उपयोगिता का लाभदायक या कल्याणकारी होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता तो केवल मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति का नाम है, चाहे आवश्यकता अच्छी हो या बुरी, कल्याणकारी हो या अकल्याणकारी। इसकी पूर्ति के परिणाम लाभदायक हो या हानिकारक। शराब, भांग आदि का अत्यधिक उपभोग समाज की दृष्टि से अकल्याणकारी तथा हानिकारक होता है। फिर भी इनके उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है, क्योंकि इनके उपभोग से उन्हें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है। उपयोगिता का विचार सापेक्ष है या निरपेक्ष नहीं। उपयोगिता वस्तु में जन्मजात रूप से निहित नहीं होती है, वरना वस्तु तथा मनुष्य की पूरी की जा रही आवश्यकता के संबंध का परिणाम होती है। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, परंतु प्यास बुझाने पर उसके लिए पानी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र की पुस्तक की परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उपयोगिता है, परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वस्तु की उपलब्ध मात्रा, किस्म, देश, काल, परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण में परिवर्तनों के साथ साथ वस्तु की उपयोगिता भी घट बढ़ जाती है। अतः उपयोगिता का विचार एक सापेक्ष विचार है जो वस्तु तथा उपभोक्ता के बीच परस्पर संबंध पर आधारित है। इस प्रकार उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं वरन सापेक्षिक होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोक्ता की मन स्थिति, स्वभाव, रुचि, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों आदि पर निर्भर करती है। अंडे, मांस, बीड़ी, सिगरेट आदि के उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है, अन्य को नहीं। धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति के लिए धार्मिक पुस्तकों की उपयोगिता होती है, नास्तिक के लिए नहीं। विवाहित स्त्री के लिए सुहाग, सिंदूर की उपयोगिता होती है, विधवा के लिए नहीं। 4. उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा जितनी अधिक तीव्र आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है। भूख के समय रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, परंतु भूख मिटने पर रोटी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। हालांकि रोटी के तत्व वे ही रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा एवं मन स्थिति की अभिव्यक्ति है। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं। मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु का उपयोग ही उपभोग होता है, न कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। इस प्रकार उपयोगिता का संबंध उपभोग की वस्तुओं से होता है। घर में भोजन पकाने के लिए कोयले के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता इस श्रेणी में आती है, न कि भोजनालय के में ग्राहकों के लिए भोजन पकाने के लिए कोयले के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता व उत्पादन की श्रेणी में आती है। उपयोगिता मापी जा सकती है। उपयोगिता को मानवीय आवश्यकता की प्रखरता पर निर्भर होने के कारण मापा जा सकता है। किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता जितना त्याग करता है, वह त्याग ही उपयोगिता की माप होता है। इस त्याग को ध्यान के रूप में दो वस्तुओं की तुलनात्मक उपयोगिता के रूप में मापा जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे अमानवीय भी कहते हैं। उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। उपयोगिता उपभोक्ता की मन स्थिति पर निर्भर करती है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया या देखा नहीं जा सकता। टाई के प्रयोग से राम को अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, तो मोहन को टाई के प्रयोग से अधिक घृणा हो सकती है। इस प्रकार उपयोगिता केवल मनोवैज्ञानिक विचार होने के कारण इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये तो अमूर्त होती है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता और संतुष्टि में काफ़ी अंतर है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की गणना उस समय की जाती है जब वह किसी वस्तु की प्राप्त करने की सोचता है,
परंतु व्यक्ति उस वस्तु के वास्तविक उपभोग के उपरांत प्राप्त होती है। उदाहरण की दृष्टि से किसी को तंग मोरी की पैंट के फैशन के कारण एक पैंट को काफ़ी उपयोगिता प्रतीत हो सकती है, परंतु फैशन बदल जाने से उस पैंट का प्रयोग अजीब सा लगने के कारण उपभोक्ता उसे उठाकर रख देते हैं तथा उसका उपयोग नहीं करता। इस प्रकार इस पैंट के प्रयोग से बहुत कम संतुष्टि प्राप्त होती है। उपयोगिताओं को संभावित संतुष्टि तथा संतुष्टि को प्राप्त संतुष्टि कहा जाता है, परंतु उपभोग में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने गए हैं, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार इसी मान्यता पर आधारित है। उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु के खरीदने को लालायित करती है। उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपयोग से तुष्टि प्राप्त होने की संभावना होती है, इसलिए वह किसी वस्तु को क्रय करने को लालायित होता है। उदाहरण के लिए केरोसिन को ही लें, इसकी हमें उपयोगिता प्रतीत होती है, इसलिए इसे क्रय करने के लिए घंटों क्यू लगाए लाइन में खड़े रहते हैं। उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रकृति प्रदत्त मुफ्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। बगैर त्याग वह वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं कर सकता तथा इसके बगैर उपयोगिता भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार इन कठिनाइयों के कारण उपयोगिता की माप संभव नहीं है। इसे सुनिश्चित तथा निरपेक्ष संख्या में भी नहीं आंका जा सकता। इसे केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध किया जा सकता है, अर्थात सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को प्रथम, उससे कम उपयोगी को द्वितीय, उससे कम उपयोगी को तृतीय स्थान आदि के क्रम में उपयोगिता की गणना की जा सकती है। इसलिए इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक कहा जाता है। इसे उपभोक्ता का प्राथमिक क्रम भी कहा गया है। इस विधि से वस्तुओं की उपयोगिता की गणनात्मक माप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। उपयोगिता के संबंध में व्यक्त किया गया है कि कुल उपयोगिता में होने वाला वह परिवर्तन जो प्रति इकाई समय की विभिन्न इकाइयों का उपयोग एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी आदि क्रम में करता है, वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग द्वारा कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक इकाई को उपभोग से हटा लेने पर कुल उपयोगिता में जो कमी या अंतर आता है वह हटाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। उपयोगिता अंकित की गई वस्तु किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि विभिन्न सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता होता है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। ये स्थिति उस समय तक रहती है जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक नहीं हो जाती, जिसके कारण विद्यार्थियों सीमांत उपयोगिता का बहुत बड़ा लाभ है। सीमांत उपयोगिता एक्स नाम की जो परिभाषा उसके अनुसार जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। अर्थात अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए
जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के इस उपभोग में वृद्धि करता है तो इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती जाती है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि होती है, अर्थात किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी अगली इकाई से कम संतुष्टि प्राप्त होती है। थॉमस ने इस नियम के संबंध में कहा कि किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता उसके प्राप्य भंडारों में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन गिरती हुई दर पर, यहाँ तक कि अनंत वस्तु की मात्रा में अगली बढ़ोतरी की अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है।